सेंचुरियन में सेंचुरी, वो भी भारत की तरफ से सिर्फ दूसरी बार ऐसा हुआ है कि किसी इस्लामी बल्लेबाज ने ये कारनामा किया, यानी राहुल का जलवा। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में। मैं हूं सैयद और मेरे साथ जुड़ेंगे वो जो इससे पहले थे एकमात्र ऐसा कारनामा करने वाले बल्लेबाज। जी हाँ, वसीम जाफर। बहुत बहुत स्वागत है वसीम जाफर आपका। शुक्रिया सैयद। वसीम, आज तो आपके चेहरे पर एक अलग मुस्कान भी नजर आ रही है। हालांकि एक रिकॉर्ड जरूर आपका टूटा, पर ये काफी अच्छा लगा होगा। एक ड्रीम स्टार्ट केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ने भारत को दिलाई। सिर्फ दूसरे बल्लेबाज, पहले आप और अब राहुल, जिन्होंने साउथ अफ्रीका में बतौर ओपनर जड़ा है शतक। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत खुशी हुई। ऑब्वियसली वो जो ओपनर्स की जो लिस्ट है उसके अंदर मैं अकेला था, तो एक कंपनी मुझे मिल गई है और बहुत महान महान खिलाड़ी हैं जो खेल कर गए हैं साउथ अफ्रीका, और मैं सरप्राइजिंगली 100 नहीं बना पाया, बट केएल राहुल ने बहुत कमाल का 100 बनाया है। और सीरीज के पहले ही दिन में जब आपके ओपनर्स इस तरह की स्टार्ट देते हैं और आपके दूसरे ओपनर 100 बनाते हैं और आप 270 प्लस पे 3 विकेट है, सो इससे बढ़िया शुरुआत इंडिया को शायद इससे पहले कभी नहीं मिली होगी। तो डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छी शुरुआत रही है और यहाँ से मुझे लगता है कि इंडियन टीम एज अ सीरीज जैसे प्रोग्रेस होती है, ये डेफिनेटली बहुत कॉन्फिडेंस बूस्टर है इंडियन टीम के लिए। वसीम, आप शुरुआत की बात बोल रहे हैं और सलामी बल्लेबाजी का जो एक आंकड़ा है वो भी हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, और वहां पर भी आप टॉप कर रहे हैं। जी हाँ, सलामी साझेदारी की अगर बात करें तो वसीम जाफर और साथ ही साथ उनके दिनेश कार्तिक सबसे ऊपर है शतक की साझेदारी के मामले में दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर का नंबर आता है, और अब उस फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं केएल राहुल और मयंक अग्रवाल भी। वसीम, मैं सवाल ये आपसे इसलिए भी पूछूंगा क्योंकि उस वक्त राहुल द्रविड़ कप्तान थे जब आपने वो शतकीय साझेदारी निभाई थी कार्तिक के साथ, और इस वक्त राहुल द्रविड़ कोच है। उस वक्त भी द्रविड़ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की थी। तो ये क्या कहीं ना कहीं द्रविड़ और विराट कोहली के बीच में पहले ये डिसाइड होगा कि ग्रीन टॉप पर एक ब्रेव डिसीजन लिया जाए? नहीं, आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम सैयद आप सोचते ही हो कि आपको बैटिंग करना है, अनलेस बहुत विकेट पे मॉइस्चर हो या आपको लगता है कि ये हेल्प आपको 1.5-2 सेशन तक आपको कायम रहेगी, वरना आप सोचते हो कि आपके ओपनर्स और आपके टॉप ऑर्डर वो एक सेशन जो होता है उसमें आप अगर ज्यादा विकेट नहीं लूज करते हो तो आपके जो बैटिंग यूनिट है वो आपको एक अच्छा डिसेंट स्कोर खड़ा करके देगी और वहां से आप टेस्ट मैच डोमिनेट करोगे। और बिल्कुल वही, और विराट कोहली को हम सभी जानते हैं कि वो इस तरह के डिसीजन लेने में बहुत आगे रहते हैं, क्योंकि पॉजिटिव माइंडसेट है, जीतने का माइंडसेट है, तो कोई सरप्राइजेस नहीं है कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। हालांकि रेन का फोरकास्ट था, थोड़ी ओवरकास्ट कंडीशंस थी, बट आई थिंक जो डिसीजन लिया वो उनके जो बल्लेबाज हैं उन्होंने उसको पूरा करके बताया। और जैसे मैंने कहा कि अगर आप पहले दिन में एक 400 450 रन का अगर लक्ष्य बनाकर देते हो तो इंडिया के पास ऐसी बॉलिंग है कि वो इस विकेट पे, क्योंकि इसके बाद विकेट और तेज होने वाली है, थोड़ी इनकंसिस्टेंट बाउंस रहने वाली है, ये हिस्ट्री बताती है सेंचुरियन विकेट के बारे में। तो वहां पर हमारे पास 4 फास्ट बॉलर हैं प्लस अश्विन है, तो वो डेफिनेटली आपको इस टेस्ट मैच में डोमिनेट करते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल। और वसीम, दूसरी तरफ अगर हम दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसा हो गया एनगीडी को साथ नहीं मिला? एक ये सरप्राइजिंग रहा साउथ अफ्रीका के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। और ये आपको इसलिए भी सोचना होगा कि 4-5 महीने से साउथ अफ्रीका ने कोई टेस्ट मैच नहीं खेला है, कोई रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेला है, सच T20 वर्ल्ड कप खेला है सिर्फ, और बहुत अंडर कुक्ड एक तरह से इस टेस्ट सीरीज में आए हैं। हालांकि इंडिया ने इंग्लैंड के सामने टेस्ट सीरीज इंग्लैंड में खेली थी, बट उसके बाद न्यूजीलैंड में भी इंडिया ने टेस्ट मैचेस खेले हैं और एक तरह से टच में और तो मुझे ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीकन टीम थोड़ा इतना टेस्ट मैचेस नहीं खेली है, रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेली है, तो कहीं ना कहीं ये चीज दिखाई भी दे रही है जिस तरह से उनके बॉलर्स ने बॉलिंग की है। रबाडा अपने बिल्कुल एट बेस्ट नहीं दिख रहे हैं। एनगीडी, हालांकि उनको 3 विकेट मिले, लेकिन वो जो पेस और गति में बॉलिंग करते हैं रबाडा और एनगीडी, वो कहीं ना कहीं उनको देख के ऐसे लग रहा है कि वो अपने बेस्ट में नहीं है। और शायद उसी की वजह से जिसका पूरा फायदा भारतीय बैटिंग ने उठाया कि उनकी जो असफलता हुई है, नए बॉल से बॉलिंग कर रहे हैं, मार्को योहानसन डेब्यू कर रहे हैं, डेफिनेटली अंडर प्रेशर होंगे और वो दिखाई भी दे रहा था, तो उसका पूरा फायदा इंडियन बैटिंग ने उठाया। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक बल्लेबाज जो और उठा भी सकता था, टच में भी नजर आ रहा था, वो था विराट कोहली। और ऐसा लगता है वसीम की कोहली ने इंतजार और बढ़ा दिया।
और आज भी जो आउट हुए अगर आप देखें तो बिल्कुल 5वें स्टंप की गेंद को छेड़ने के लिए गए। तो ये क्या वो टच में होने के बाद इस तरीके से खेलने का मतलब क्या तकनीकी तौर पर या मानसिक तौर पर कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर बदलाव की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि तकनीकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो जब तक खेलते हैं, आउट होने से पहले कोई ऐसी चीज़ नहीं लगती है कि वो कोई अनकंफर्टेबल हैं या फिर कोई भी उनको प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है। हालाँकि उससे पहले भी कई बॉल्स उन्होंने लीव की, बॉल छोड़ी आउटसाइड ऑफ स्टंप, और जो बॉल खेले भी वो बहुत एश्योर्ड होके खेले। लेकिन ये कहीं न कहीं मानसिक चीज़ है कि शायद हो सकता है कि पिछले 5-10 10 गेंदों में रन नहीं बने, तो एक आद जिस बैट्समैन का फेवरेट शॉट अगर कवर ड्राइव हो, तो उसको इस चीज से जूझना पड़ता है कि ये इस तरह की गेंद खेलेंगे तो अगर मिस होगी तो वो स्लिप में कॉट बिहाइंड या इस तरफ आउट होंगे। और ये चीज थोड़ा सा कहीं ना कहीं मानसिक है, तकनीकी तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि उससे पहले काफी बॉल उन्होंने लीव की थी। तो ये एक, मुझे लगता है कि बैट्समैन के करियर में इस तरह का पीरियड आता है, लेकिन जैसे ही मेरे को लगता है कि वो मंकी ऑफ द बैक हो जाएगा, जब वो एक 3 फिगर का मार्क विराट कोहली बनाएंगे, आई होप जल्दी ही बनाए, उसके बाद हम शायद देखेंगे कि वो जिस तरह से एक डबल 100 हमने देखा था कि विराट कोहली डबल 100 नहीं बनाते, और जब बनाए तो एक सीजन में 4 या 5 बनाए थे। तो शायद वही उस तरह की चीज हमको भी देखने मिले कि एक बार वो 100 बनेगा तो शायद लगातार वो फिर से हमको विराट कोहली पुराने वाले दिखाई देंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, पुराने वाले विराट कोहली इंतजार थोड़ा सा बढ़ जरूर रहा है, पर पुराने वाले रहाने जरूर आए, ये एक भारत के लिए पॉजिटिव नजर आ रहा है। 40 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं वसीम, और दूसरे दिन राहुल एक तरफ 122 पर है, रहाने 40 रन पर खेल रहे हैं। क्या डोज लेकर उतरेंगे भारतीय बल्लेबाज, कहां होगा लक्ष्य? जी हाँ, लक्ष्य तो कहीं ना कहीं 400 रन के ऊपर ही होगा, क्योंकि ऋषभ पंत आना बाकी है। उसके बाद शार्दुल भी बैटिंग कर सकते हैं, अश्विन काफी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, तो 400 रन का डेफिनेटली लक्ष्य होगा। और पहला घंटा, पहले जो 15-17 ओवर है वो बहुत मायने रखते हैं कि हम उस 15-17 ओवर में विकेट नहीं गंवाएं। और अगर 15-17 ओवर में विकेट नहीं गंवाए तो इंडिया डेफिनेटली 400 450 का आंकड़ा दिमाग में रखेगा। और अगर वो आंकड़ा अगर छू गया इंडिया, तो कहीं ना कहीं ये टेस्ट मैच में मुझे लगता है कि भारतीय टीम आगे रहेगी। बिल्कुल वसीम, आखिरी सवाल बिल्कुल छोटा सा आपसे, इसलिए कि इस बार इस टेस्ट मैच में नंबर 7 पर शार्दुल ठाकुर खेलने वाले हैं, यानी इसके बाद ऋषभ पंत आएंगे। ऋषभ पंत किस मोड में रहेंगे और कैसा उन्हें खेलना चाहिए? क्या अपना अटैकिंग क्रिकेट खेलना चाहिए या ये सोचना चाहिए कि वो आखिरी विशेषज्ञ बल्लेबाज हैं तो उस हिसाब से टिक कर खेलें? नहीं, बिल्कुल, उनको अपना नेचुरल गेम ही खेलना चाहिए, क्योंकि उसी में वो अपना बेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं। जाहिर सी बात है, सामने कौन बैटिंग कर रहा है और कैसी कंडीशंस है वो उनको असेस करनी होगी। पहले बॉल से आके ऋषभ पंत तो नहीं खेलेंगे, हालांकि थोड़ा अपने आप को 10-15-20 मिनट का टाइम देना चाहिए। और उसके बाद जिस तरह से हम जानते हैं ऋषभ पंत को, कि वो जिस तरह की अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, तो बॉलर भी अंडर प्रेशर होता है। अगर वो पहले 20 मिनट अपने बॉलर्स को थोड़ा दे दे कि विकेट को असेस कर ले, कंडीशंस को असेस कर ले, उसके बाद उनको अपनी गेम को बैक करना चाहिए। और अगर वो उस तरह से खेल कर एक सेशन अगर बैटिंग कर ले, तो ये भारत के लिए ही बहुत फायदेमंद होगा। चलिए, बिल्कुल सबकी निगाहें रहेंगी। वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो आप देख रहे थे क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी।